सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत 2023-24 के हिसाब से क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर और ये वीडियो लेक्चर सीरीज का चौथा पार्ट है। हमने जानना था कि धरती के इंटीरियर पार्ट के बारे में कि किस तरीके से धरती की संरचना के बारे में बात हो रही है। हमने समझने की कोशिश करी थी कि वीडियो के कितने सारे पार्ट में 3 पार्ट तो लगभग आ चुके हैं। इन 3 पार्ट में हमने लास्ट वाला पार्ट में पढ़ा था कि अगर हमें धरती के बारे में जानना है उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोर्स, तो हमें समझ में आता है कि इस तरीके से धरती की स्टडी करी जा सकती है। लेकिन अब हम सिर्फ उन्हीं में से किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि धरती के बारे में अगर पहचाना जाता है तो धरती के इंटीरियर पार्ट में जाके घुसना बड़ा मुश्किल है। 12 किलोमीटर तक अभी तक हम लोगों ने गहराई इसकी नापी है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये गहराई 12 किलोमीटर से और नीचे नहीं जा पा रही है। जा भी रही होगी तो हम पे उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पूरे कोर तक पहुंच सके। लेकिन एक तरीका है जो था भूकंप, सुनामी, ऐसी जो चीज़ें थी, इससे हमें आइडिया लग जाता था कि धरती के अंदर में कौन सी प्लेटें हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, या धरती के अंदर से ज्वालामुखी अगर कोई फट रहा है तो मे भी शायद से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धरती के अंदरूनी हिस्से के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। सो हाल फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर भूकंप से रिलेटेड, क्योंकि धरती के अंदर से भूकंप की घटना हमें देखने को मिलती है तो हम कह नहीं सकते हैं कि अंदरूनी पार्ट में क्या है। हमने स्टडी करके बता दिया ऐसा 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 कुछ होता है। डिस्कशन सबसे पहले होती है भूकंप के ऊपर। तो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूं। ये रहा, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कराता है। मतलब जो ये आपको सिस्मोग्राफिक भूकंपीय अभिलेख दिखाई दे रहा है, सिस्मोग्राफिक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की अंदरूनी परतें जो हैं, मतलब जो भी अंदरूनी लेयर है, चाहे वो मेंटल हो गया, कोर हो गया, चाहे आपका क्रस्ट हो गया, वो लेयर के अंदर कहाँ पे कौन सी घटना हो रही है। और साधारण भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो भूकंप का मतलब होता है धरती का कंपन होना। ये एक प्राकृतिक घटना है, ये किसी सरकार के हाथ में नहीं है, किसी बहुत बड़े मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, किसी बहुत बड़े क्या कहते हैं IAS अधिकारी के हाथ में नहीं है। ये एक प्राकृतिक घटना है जो घटित होती है। कोई साइंटिस्ट चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता कि किसी कंट्री का के लिए भूकंप लेके आ जाए। तो ये नेचुरल डिजास्टर है और इसी के वजह से जो भी ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं वो पूरी दिशाओं में धरती के ऊपरी हिस्सों में और धरती के अंदरूनी हिस्सों में फैल जाती हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये तरंगे पूरी की पूरी क्या कहते हैं दिशाओं में फैल जाती है। आपको आगे वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। अब ये तरंगे कैसी होती हैं, क्या होती हैं, वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती रहे। और बहुत बेसिक्स है। तरंगों को 2 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, प्राइमरी वेव्स में और सेकेंडरी वेव्स। यानी कि आपके प्राइमरी वेव्स होती है 2 तरीके की, पी तरंगे और एस तरंगे, और धरातली वेव्स होती है सिर्फ एक प्रकार की। उसे समझते हैं, आगे जाके समझने की कोशिश करते हैं। अब है यहाँ से आपका पृथ्वी में कंपन होता क्यों है। पृथ्वी में कंपन बोले तो धरती के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हो जाती होंगी जिसकी वजह से ये धरती जो है शेक करती है, ये कंपन होता है। तो सिंपल सी भाषा, प्रिय भ्रंशों के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपरपट्टी की शैल में गहन दर्रे और भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैल विपरीत दिशा में गति करती है, जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं और उसके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। NCERT की बहुत गंदी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लेटें होती हैं, प्लेटें जो होती हैं दूसरी दिशाओं में जब जाने लग जाती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से जब टकराती होंगी तो उसकी वजह से उनके बीच में भ्रंश पैदा होता है। भ्रंश बोले तो एक तरीके का घर्षण पैदा हो रहा है, और घर्षण पैदा होने की वजह से जब टकराती एकदम से प्लेटें तो धरती के अंदर कंपन पैदा हो जाता है। और जब धरती के अंदर कंपन पैदा हो जाता है तो उसके बाद हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ विध्वंसकारी है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर वाली है ना। तो इसलिए ऐसा होता है। तो अभी हम देखते हैं, ये रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम जाने तो देखो ऐसा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैलखंडे जब आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरकती हैं तो उसकी वजह से ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा तरंगे अलग अलग गति में दूसरी दिशाओं में जाना चालू कर देती हैं, और जहाँ स्थान से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम उसे फोकस कहलाता है। जहाँ इसका अवकेंद्र बनता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। और ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु के उद्गम केंद्र के समीपम होती है। अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे अधिक तरंगों का महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री कोण के ऊपर होती है। समझिए इसे क्या होता है।
ऐसा बोला जाता है कि जब धरती के अंदर कंपन पैदा होता है तो प्लेटों की वजह से होता है। ये तो समझ में आने वाली बात है। दूसरी बात, ये जो इतनी सारी भाषा में जो लिखा हुआ है इन्होंने, वो एक सिंपल से एक चित्र से हम समझ पाएंगे और बहुत आसानी से हम समझेंगे। हम ये देखेंगे कि मान लीजिए भूकंप यहाँ पैदा हुआ, भूकंप अगर यहाँ पैदा हुआ है तो ये हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा होता है एपी सेंटर। हाइपोसेंटर पे लिखा हुआ है, हाइपोसेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। या अब केंद्र इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या हाइफी सेंटर या उद्गम या फोकस, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये वो वाला पास है जहां पे ये पैदा हो रहा है भूकंप। अब जब ये पैदा हो रहा है तो पैदा होने के बाद सबसे ऊपरी हिस्से पे 90 डिग्री पे जहां पे सबसे ज्यादा ये टच हुआ जाके, जहां पे ये सबसे ज्यादा हुआ टच जाके, तो वो वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाला हिस्सा 90 डिग्री में आता है और यहाँ पर 90 डिग्री के अंदर सबसे ज्यादा हमें क्या कहते हैं, भूकंप देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप ये देखिए कि उद्गम केंद्र अगर ये है, तो उद्गम केंद्र अगर ये है दोस्तों, तो इसका 90 डिग्री पे जो है ना, ये 90 डिग्री पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। अब क्योंकि भूकंप अगर इधर आया है तो आप देख सकते हो कि चारों दिशाओं के अंदर तरंगे फैल जाती है। चारों दिशाओं के अंदर तरंगे फैल जाती है। जब चारों दिशाओं में तरंगे फैलती है तो धरती के अंदरूनी पार्ट के अंदर भी क्या कहते हैं, चेंजेस, या धरती के अंदरूनी पार्ट में भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पे कंपन पैदा हो रहा है। और इसकी वजह से धरती के ऊपरी हिस्से पे, यानी कि ऊपर पट्टी पे, यानी कि सरफेस पे इसका इम्पैक्ट हमें बहुत गंदा देखने को मिलता है। तो इसीलिए दो तरीके की वेव्स पैदा होती हैं। जब भूकंप आता है तो दो तरीके की वेव्स हमें देखने को मिलती है। एक वेव्स है बॉडी वेव्स, ये बॉडी वेव्स आपको दिखाई दे रही है जो तीनों चीज को क्रॉस करती हुई जा रही है, इसको पी वेव्स कहा गया है। जबकि एक है सरफेस वेव्स, और सरफेस वेव जो है आप देख सकते हो बॉडी वेव्स को, मतलब लिक्विड वाले पोर्शन को क्रॉस नहीं कर सकती। अब ये है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन ऐसे नहीं समझेंगे। अभी एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी समझेंगे तो ये एस वेव्स और पी वेव्स और ये सरफेस वेव, भूगर्भिक वेव्स होती क्या है, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप आई होप ये जरूर समझ गए होंगे कि, एक सेकेंड, ये तो पूरा ही चला गया, ओके। तो आप ये समझ चुके होंगे अभी कि अगर यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं आपको भूकंप देखने को मिल रहा है तो उसके 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पे भूकंप पैदा हो रहा होता है उसके बाद कई तरंगे उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट एपी सेंटर पर डालती है। और एपी सेंटर को इन्होंने क्या बोला हुआ है, एपी सेंटर को इन लोगों ने बोला हुआ है आपका क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। एक है अवकेंद्र, एक है अधिकेंद्र। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें वहीं पे देखने को मिलता है। अब देखिए क्या समझाने की ये कोशिश कर रहा है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंपीय यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ पर सतह तक पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेख करता है और 3.1 भूकंप तरंगों अभिलेख वक्र में दिखाया गया है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक और धरातलीय। मतलब सिंपल सा, ये तो बहुत, ये थोड़ा आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें यही लिखा हुआ है कि जब तरंगे पैदा होती है धरती के अंदर से और जहाँ पे भी भूकंप पैदा होता है तो सिस्मोग्राफ जो होता है ना, वो ये बताता है कि जैसे आपको क्रस्ट दिखाई दे रहा है, क्रस्ट के 200 किलोमीटर तक, धरती के 200 किलोमीटर नीचे जाओगे तो सिर्फ इतना पार्ट क्रस्ट ही क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल आएगा, देन कोर आएगा। तो भूपरपट्टी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो चॉकलेट का हिस्सा, आइसक्रीम का हिस्सा होता है, तो ये धरती का हिस्सा 100 किलोमीटर का है, 200 किलोमीटर का है। ये भूकंप कहाँ से पैदा हुआ है, वो ग्राफ, सिस्मोग्राफिक जो ग्राफ होता है, जैसे इन्होंने बोला भूकंप तरंगों, भूकंप मापी यंत्र। क्या है ये भूकंप मापी यंत्र, आप ये देख सकते हैं भूकंप मापी यंत्र क्या है, इस इमेज में आप देख सकते हैं। ये भूकंप मापी यंत्र जो होते हैं ये तरंगों को बताने की कोशिश करते हैं। एक पी वेव्स बताते हैं और एक एस वेव्स बताते हैं। इस वेव्स से हमें समझ में आता है कि कौन सी दिशा में कहाँ पे कितना भूकंप फैला होगा या सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ किया होगा। तो सिंपल सा इसमें क्या समझ में आ गया हमें कि पी वेव्स और एस वेव्स, जो बॉडी वेव्स होती हैं उन्हें भूगर्भिक तरंगे बोलते हैं। भूगर्भिक तरंगे मतलब जो धरती के अंदर होती है, बाहर नहीं, धरती के अंदर ही अंदर उसमें कहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे नहीं पता। लेकिन एक होता है धरातलीय तरंगे, इसे सरफेस वेव्स बोला जाता है, जो धरती के ऊपरी हिस्सों पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बिल्कुल है, नॉर्मल सा है। अच्छा, भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में अलग अलग बढ़ जाती है। यानी कि भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। कैसे होती है ये देख लीजिए, मैप पे देख लीजिए। ये
जैसे कि ये रहा आपका, यहाँ पे भूकंप पैदा हुआ और भूकंप पैदा होते ही आप देखोगे इसकी चारों दिशाओं के अंदर ये जो सारी की सारी तरंगे हैं अलग अलग दिशाओं में, ये सारी की सारी फैल जाएंगी, है ना। ये सारी फैल गई तो इन्हें, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने बॉडी वेव्स कहा। बॉडी वेव्स बोले तो भूगर्भिक तरंगे। क्या है, बॉडी वेव्स का मतलब होता है भूगर्भिक तरंगे, यानी कि सभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं ये। तो भूगर्भिक तरंगे धरातलीय शैलों के माध्यम आनुयन क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। अब क्योंकि जब ये यहाँ पे क्योंकि भूकंप आया, कहीं भी भूकंप आया, तो ये तरंगे जब आपस में अलग अलग दिशाओं में फैलेगी तो धरती की ऊपरी सतह पे आएगी, और जब धरती की ऊपरी सतह पे आएगी तो ऑफकोर्स इसे सरफेस वेव्स कहा जाएगा। सरफेस वेव्स बोले तो धरातलीय तरंगे बोला जाएगा। अब तरंगों में दो प्रकार की तरंगे हैं, एक पी वेव्स और एक एस वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है। भूगर्भिक तरंगे जैसे कि आपको पता चल चुका है, धरती के अंदर जो भी जहाँ से भी क्या कहते हैं भूकंप पैदा हो रहा है, उसके अंदर वाले पार्ट में जब भी भूकंप होता है तो वो भूगर्भिक तरंगे कहलाता है। लेकिन जब वो तरंगे धरती के अपर मोस्ट पार्ट पे टच होती है तो उसको हम फिर सरफेस या हम धरातलीय तरंगों के नाम से जानते हैं। तो दो वेव्स हो गई, एक तो हमारी पी वेव्स हो गई, यानी कि पी वेव्स यहाँ से हमें दिखाई देगी, और दूसरी एस वेव्स। पी वेव्स तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली इसे प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं, ये गैस, तरल, ठोस प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। अब ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है देखिए, क्योंकि अगर ये एनसीईआरटी की लाइन अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आगे वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर हम इस मैप के थ्रू देखने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हो पी वेव्स है। पी वेव्स जहां पे भी इस पी वेव्स को हमें देखने को मिलेगा, इस पी वेव्स में देखो ये सॉलिड, उसके बाद क्या कहते हैं गैस एंड लिक्विड, तीनों ही तरंगों से होता हुआ गुजरता हमें दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आप सरफेस देख सकते हो, इस सरफेस से आपको कौन सी तरंगे दिखाई दे रही है, ये आपको तरंगे दिखाई दे रही है पी वेव्स, जो यहाँ पे मटेरियल जैसी चीजों से और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे लिक्विड जैसी चीजों से होती हुई निकलने की कोशिश कर रही है। और जबकि एस वेव्स जो होती है वो कैन नॉट, यहाँ पे लिक्विड आउटर कोर, मतलब वो जो है वो लिक्विड से पास नहीं हो पाती है। तो ये एस वेव्स आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ ठोस जगहों से यानी कि सॉलिड जगहों से हमें देखने को मिलेगा। जबकि आप देख सकते हो ये एस वाला प्लेस उसके लिए शैडो जोन बनाता है। ये होता क्या है, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू, हम एक्सरसाइज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जो क्या कहते हैं धरती के अंदर की जो तरंगे होती है, जिन्हें हम भूगर्भिक तरंगे कहते हैं, वो दो प्रकार की होती है, एक तो पी और एक तो एस। जो पी होती है वेव्स, वो तीनों चीजों से होती हुई गुजर जाती है, जैसे कि गैस से, तरल से और ठोस से, यानी कि लिक्विड, गैस एंड सॉलिड से। जबकि जो एस तरंगे होती हैं वो कुछ समय के बाद धरती पे पहुंचती है, लेकिन सिर्फ ये केवल ठोस पदार्थ से ही होती हुई गुजरती है, जो आपको बहुत आसानी से किसमें समझ में आ जाएगा, जो आपको बहुत आसानी से इसमें समझ में आ रहा है कि जो पी वेव्स है वो तीनों तरीके से गैस, लिक्विड सबसे होती हुई गुजरी। लेकिन जो एस वेव्स है वो पूरी तरीके से कहां से गुजर रही है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाली जगहों से गुजर रही है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाली जगहों से, वो लिक्विड से पास नहीं हो पा रही है। इसी वजह से आप देख सकते हो कि इधर की साइड में तो वेव्स बनी ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, तरंगों का इफेक्ट ऊपरी वाले हिस्सों पे भी हो रहा है और अंदरूनी हिस्सों पे भी होता है। लेकिन जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं सिर्फ धरती के ऊपरी हिस्सों पे हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब मेन डिफरेंस जो आपने समझना है वो क्या समझना है, मेन डिफरेंस आपने ये समझना है कि जो एस तरंगे होती हैं वो केवल और केवल ठोस पदार्थों से होती हुई गुजरती हैं, जबकि जो पी तरंगे होती हैं वो पूरी तरीके से गैस, तरल और ठोस तीनों से होती हुई गुजरती है। अब इसका रिफ्लेक्शन या इसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से किस में जानने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से जब हम इसकी स्टडी करेंगे उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे भूकंपीय तरंगों की संरचनाएं, भूकंप तरंगें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। यह संरचना गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसका दबाव के फलस्वरूप पदार्थ में घनत्व भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन और फैलाव प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगे संरचना गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल और तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन में पैदा करती है। मतलब ये क्या है, इसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एस वेव्स होती है, जो पी वेव्स होती हैं, वो पूरी तरीके से कहाँ पे कैसे इंपैक्ट डाल रही है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो पी वेव्स डायरेक्टली जो आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहां पे इंपैक्ट कर देती है, जबकि एस वेव्स ऐसा नहीं करती है। तो ये थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है। अब ये छाया चित्र के बारे में अगर हम फोकस करें तो इसमें ये बता रखा है कि भूकंप तरंगों की वजह से अलग अलग छाया चित्र बनता है। वो छाया चित्र क्या है पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। शैडो जोन बोलते हैं इसको।
देखिए लिखा हुआ है कि एक भूकंप का साया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न ही होता है। चित्र 3 ए और बी में हमें देखने को समझ में आएगा। पहले समझो यह है क्या। देखो किसी भी इलाके के अंदर भूकंप आ सकता है। जैसा भूकंप रण के कच्छ में आया, जैसा भूकंप नेपाल में आया, जैसा भूकंप जापान में आता रहता है, तो ऐसी स्थिति में हर भूकंप का छाया क्षेत्र अलग होगा। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर दो टाइप की ही वेव्स हो रही हैं, एक तो पी वेव्स और एक एस वेव्स। पी वेव्स धरती के सबसे ऊपरी हिस्सों में बहुत जल्दी पहुंचती है, जो एस वेव्स होती है वो लेट में पहुंचती है। इसलिए हर किसी का शैडो जोन बचता है। शैडो जोन वो वाला पार्ट होता है जहां पर कहीं ना कहीं तबाही नहीं हुई होती है। कैसे समझते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यह देखा जा सकता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिक केंद्र से 105 के भीतर किसी भी दूरी पर P व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेख करता है। भूकंप लेखी अधिक केंद्र से 145 के परे केवल P तरंगों को पहुंचने का ही दर्ज करता है और S तरंगों का अभिलेखित नहीं करता है। अतः वैज्ञानिक का मानना है कि भूकंप अधिक केंद्र के 105 और 145 के बीच का क्षेत्र, जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शैडो जोन बनाता है। ये है क्या? पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। वो इस आपको किसके थ्रू समझ में आएगा? आपको इसके थ्रू समझ में आएगा। अभी देख लीजिए, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर जैसे कि पी वेव्स है जो तीनों कैटेगरी से होती हुई गुजरती है, जबकि एस वेव जो होती है वो क्या कहते हैं, मतलब एस वेव जो होती है वो लिक्विड से होती हुई नहीं गुजरती है। तो इसीलिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पी वेव्स होती है उसका शैडो जोन जो होता है वो 105 से लेके 145 के बीच में होता है, जबकि एस का जो शैडो जोन होता है वो 105 से लेके शुरू होता है और उसके बाद ही जो पूरा हिस्सा पूरे डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है कि 105 से 145 के बीच में जो कोण का हिस्सा होता है वो शैडो जोन होता है, जबकि 105 के परे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंच पाती है और एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। भूकंप अधिक केंद्र 105 से 145 तक, पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक सेकेंड, ये रहा छाया क्षेत्र पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र केवल ना विस्तृत में बड़ा, वरना यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक होता है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखित कर सकते हैं और किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स फ्रंट समथिंग में दिया गया। चलो इतना नहीं पढ़ना हमें बस इतना पढ़ना है कि जो पी का छाया क्षेत्र होता है, मतलब जब वो पी जो वेव्स होती हैं उसका मतलब शैडो जोन जो होता है, छाया क्षेत्र होता है, वो 105 से लेकर 145 के बीच में ही होता है, जबकि जो एस का शैडो जोन होता है वो पी के शैडो जोन से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जो हमें नॉर्मल इस इमेज के थ्रू भी समझ में आ रहा है कि अगर हम देखें तो पी वेव तो सारी डायरेक्शन में बहती है, लेकिन सिर्फ इतना सा हिस्सा जो होता है इस हिस्से को शैडो जोन बोला जा सकता है। लेकिन एस को अगर हम देखें तो एस जहाँ से भी तरंगे बह रही हैं वो इस वाले हिस्से पे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसीलिए इसका शैडो जोन हो जाता है। तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा है। अब भूकंप कितने प्रकार के होते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं, भूकंप के प्रकार को हमने नक्शे के अंदर अपने मैप के अंदर दिखाने की कोशिश करी हुई है। टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, एक्सप्लोजन एंड कोलैप्स्ड, इतने प्रकार के अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं, भूकंप हमें देखने को मिलता है। पहला है टेक्टोनिक, भूकंप ही अधिक आते हैं ऐसे भूकंप। यह भूकंप भ्रंश तल के केंद्र चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है, मतलब धरती के अंदर जो भी प्लेटें होती है जो खिसक जाती हैं तो उन्हें टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। दूसरा अर्थक्वेक, जब ज्वालामुखी फटता है तो ऑफकोर्स ये अर्थक्वेक पैदा होता है। तीसरा ऐसा है कि जब भूगर्भ खानों की छतें जो होती है जब ढह जाती हैं तो इसे कोलैप्स्ड भूकंप कहते हैं। जैसे केजीएफ में जहाँ पे गोल्ड की माइनिंग हुई थी और उस माइनिंग के बाद बहुत धरती के अंदर लोगों ने खोदा होगा चीज़ों को, लेकिन क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड में उस तरीके की चीज़ें लोगों ने छोड़ दी होंगी, फिर कभी भूकंप आएगा तो उसे धरती का ऊपरी हिस्सा धरती के अंदर घुस जाएगा और उस वजह से ऐसे भूकंप को कोलैप्स कहते हैं। कभी कभार परमाणु विस्फोट जैसी चीज़ें होती हैं और इसकी वजह से ऐसे भूकंप पैदा होता है, तो इसको भी हम भूकंप, एक्सप्लोजिव भूकंप कहते हैं, जैसे विस्फोटक कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें रिजर्वर इंक्लूडेड यानी कि ऐसे बांध जहित भूकंप कहा जाता है। ये नया है, जो नया ऐड हुआ है, जो नहीं देखने को मिलेगा हमें। अब भूकंप को नापने के लिए एक रिक्टर स्केल बनाया गया है। भूकंप तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंप तीव्रता भूकंप के दौरान उत्पन्न
ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 हो सकती है। आघात की तीव्रता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्केली के नाम से जाना जाता है। यह झटके से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है और इसका गहनता 1 से 12 तक होता है। मतलब इसमें सिंपल सा बताया हुआ है कि जो भी भूकंप है धरती के अंदर जब भी भूकंप पैदा होता है तो उसको हमने क्या कहते हैं रेक्टल स्केल से नापा है। और ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था। सोचिए यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि भूकंप को मापने के लिए कौन से स्केल का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये स्केल बता रखा है 0 से 10 के बीच में, आप देख सकते हो 10 सबसे हाईएस्ट है। और कितने किलो टन का इलाका जो है नुकसान पहुंचा सकता है जितना भूकंप आता है। यानी कि अगर हम कहें तो माइनर भूकंप जो है 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में लाइट है, 5 से 6 के बीच में मॉडरेट है और 6 से 7 के बीच में स्ट्रॉन्ग, 7 से 8 के बीच में मेजर और 8 से 9 के बीच में ग्रेट जो है हमें क्या कहते हैं भूकंप देखने को मिलता है। आपको रण के कच्छ के अंदर कितना ज़्यादा वो देखने को मिला भूकंप, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रण के कच्छ के अंदर कितना भूकंप हमें देखने को मिला। मतलब अगर देख सकते हो कि यहाँ पे अगर सुमात्रा के अंदर भूकंप आया और इसका एक ये केंद्र है तो इस केंद्र के हिसाब से आप देख सकते हो इसका भी शेडो जोन बनेगा। इसमें भी पी और एस वेव्स हमें देखने को मिलेगी और कितना हिस्सा बच सकता है हमें वो भी समझ में इसमें आ जाएगा बड़ी आसानी से, जैसा कि अभी हमने उसमें फॉर्मूला देखने की कोशिश करी। तो दोस्तों भूकंप के नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट एक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे प्रभाव बता सकते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न प्रकार के हैं। भूमि का हिलना, धरातल विसंगित होना, भूसंकलन होना, मृदा दर्पण होना, उसके बाद द्रवण होना, धरातल का एक तरफ से झुक जाना, हिमस्खलन होना, धरातल विस्फोट, मतलब ये सारी समस्याएं हैं। हिंदी वाले तो हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में देख सकते हैं, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट इधर रेक्टर स्केल और छाया क्षेत्र क्या है उसको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, समझिए, डीपली एनालाइज करने की कोशिश करिए। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।